together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानू ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting अदबनामा. दोस्तों आदाब. अदबनामा के इस एपिसोड में मैं FM सलीम आपका होस्ट इस्तकबाल करता हूं. और आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के बड़े नक्काद, आलोचक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी. अग्रवाल साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं. बहुत शुक्रिया. दोस्तों, अग्रवाल साहब JNU के नामवर सिंह साहब के बाद बड़े की जो जनरेशन है, उस पूरी जनरेशन में बड़े आलोचक माने जाते हैं. उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. ख़ास बात यह है कि उन्होंने JNU से ही आला तालीम हासिल की और वहीं बाद में प्रोफेसर हुए. वो NCERT के सलाहकार रहे और बाद में लोक सेवा आयोग में भी वो मेंबर रहे. मैं साहब से आज जो है कबीर के मौजू पर गुफ्तगू हम करेंगे. ख़ास बात यह है कि कबीर पर अथॉरिटी हैं अग्रवाल साहब. सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, चूँकि वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, ग्वालियर से उनका ताल्लुक़ रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे और JNU पहुँचने से पहले कबीर को किस ढंग से आपने पढ़ा था? क्या चीज़ें आपके दिमाग में रही थी कबीर के बारे में? देखिए, ऐसा है कि मैं विद्यार्थी तो पॉलिटिकल साइंस का था और उसके पहले इतिहास का भी था, औपचारिक रूप से, फॉर्मली. लेकिन लिटरेचर में मेरी दिलचस्पी थी. और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि लिटरेचर की खूबी यही है कि इसे पढ़ने के लिए और इसके साथ इसकी तमीज़ पैदा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मली लिटरेचर के स्टूडेंट हो. तो बावजूद इसके कि मैं कोई MA नहीं कर रहा था, MA में पॉलिटिकल साइंस में कर रहा था, लेकिन लिटरेचर में मेरी गहरी दिलचस्पी थी. कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में भी और पुराने लिटरेचर में भी. और आप जानते ही हैं कि सारे नॉर्थ इंडिया में और शायद हिंदुस्तान भर में कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूर, ये तो घर घर के नाम है ना. जी बिल्कुल. अब जैसे मेरे पिताजी मूर्ति पूजक थे, ठेठ टिपिकल वैष्णव हिंदू थे, लेकिन कबीर के भजन वो भी गाते थे और सुनते थे. और तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई तो हमारे उसमें हैं ही. तो कबीर में दिलचस्पी दो तरह से. एक तो जो अपना कॉन्टेक्स्ट था आसपास का. दूसरे एक चीज़ पर्सनली मेरे लिए ख़ास थी. मैं नहीं कह सकता कि इसकी वजह क्या है, या तो पूर्व जन्म जैसा कुछ होता हो तो उसका नतीजा होगा, पता नहीं. मैं बचपन से ही बहुत इंक्विजिटिव था और जिज्ञासु था. और बहुत छोटी उम्र से मैं पढ़ने लगा था, तमाम तरह की चीज़ें पढ़ता था. शुरुआत की थी प्रेमचंद की कहानियों से और फिर बाद में न जाने क्या क्या बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ गया था. और जैसा कहते हैं कि जीवन के अर्थ की खोज, रोज़मर्रा के परे
आप जैसे एक तरह का स्पिरिचुअल सर्च या स्पिरिचुअल एंग्विश कह सकते हैं, वो मुझे बहुत छोटी उम्र में उसके एहसास होने लगे थे। और इसलिए मैं आर्य समाजियों के यहाँ भी गया, भाई वर्ल्ड फेथ में भी गया, थियोसॉफिकल लॉज में भी मैं जाता था, और तमाम जगहों पर अपने मंदिरों और इस सब में तो जाता ही था, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में भी कभी कभार जाके सुनने की कोशिश करता था। तो वो जो सर्च थी, एक स्पिरिचुअल सर्च कि आखिरकार ज़िंदगी के मानी क्या हैं, मैं अगर हूँ तो यहाँ क्यों हूँ। आज तो मैं ये जानता हूँ कि ये सवाल ही थोड़ा सा गलत है, क्यों नहीं हूँ, क्यों हूँ, इसका कोई उत्तर नहीं है। सही बात यह है कि मैं हूँ और मुझे एक ख़ास तरह से जीवन जीना है, और वो ख़ास तरह मैं अपने चुन सकता हूँ, किसी हद तक नहीं भी चुन सकता हूँ, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जाहिर है कि कबीर में मेरी दिलचस्पी बनी, और कबीर को मैंने पढ़ा भी, कबीर के बारे में सुना भी। जब आप अकत कहानी लिख रहे थे तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कबीर पर लिखा था, कबीर की व्याख्याएं की थी, तो उसमें आपको, आपकी दृष्टि में ऐसा क्या था जो आप फिर कुछ नए ढंग से उसको बताना चाहते थे? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि हमें कबीर को उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने का एक मतलब ये है कि हमें कबीर के वक्त को अपने वक्त पर और अपने वक्त को कबीर के वक्त पर नहीं थोपना चाहिए। जो हमारे बीच में 5-6 सदियों का अंतर है, जो दूरी है, वो नहीं मिटाई जा सकती। अब यानी तुलसीदास की किसी बात के आधार पर आप उन्हें आजकल के मुहावरे में सांप्रदायिक कहने लगे या उन्हें समाजवादी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि राम प्रताप विषमता सब खोई, तो इसके आधार पर आप उन्हें समाजवादी घोषित कर दें, या कबीर को आप मार्क्सवादी घोषित कर दें, दलितवादी घोषित कर दें। तो मुझे लगता है कि ये एनाक्रोनिज्म है, इतिहास पर वर्तमान को थोपना है। ये सही है कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे वर्तमान की चिंताएं उसमें एक रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो रोल कितना प्ले करें और अतीत को ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेट ना करें। इसलिए मैंने अपनी किताब में कई बार ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेखांकित की है कि अतीत के अतीतपन का सम्मान करना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अब तक की व्याख्याओं में घुमा फिरा करके कबीर को प्राइमरीली एक उपदेशक या धर्मगुरु के तौर पर देखा गया, और इसी आधार पर उनको एसेस किया गया कि जैसे भाई अगर एक धर्मगुरु हैं, एक उपदेशक हैं, तो ये कह रहे हैं, फिर ये भी क्यों कह रहे हैं। मैंने कोशिश की कि कबीर को प्राइमरीली एक पोएट के रूप में देखा जाए, एक कवि के रूप में देखा जाए, और अगर आप कवि के रूप में उनको देखते हैं तो पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है। फिर आपको कबीर अक्खड़ और फक्कड़, द्विवेदी जी के शब्दों में, उतने नज़र नहीं आते जितने की खोजी नज़र आती है, जितने के जिज्ञासु और प्रेम से भरे हुए, ज्ञान मार्गी पहले से कहा गया उनको। मुझे तो कबीर, एक तो ये बाइनरी जो क्रिएट की गई हैं लिटरेरी हिस्ट्री में, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, प्रेम मार्गी, कबीर के केस में तो ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्ञान भी है, प्रेम भी है। तीसरी और आखिरी बात, कबीर के समय का नेचर क्या है। अब जैसे मुक्तिबोध ने लिखा कि कबीर तुलसीदास की तुलना में आधुनिक चित्त को अधिक निकट लगते हैं, यानी कबीर अपने वक्त से आगे थे। मैं ये कह रहा हूं कि कबीर अपने वक्त से आगे नहीं थे, कबीर अपने वक्त की ही उपज थे। उनका वक्त कोई स्टैग्नेंट वक्त नहीं था, उनका हिंदुस्तान कोई जड़ हिंदुस्तान नहीं था, वो एक डायनेमिक हिंदुस्तान था। उसमें जाति थी, दूसरी तरह के अत्याचार थे, तो उनका इंटेरोगेशन भी था। ऐसा नहीं है कि कबीर हो या तुकाराम, उनकी किसी ने परवाह नहीं की और जाकर के हमने उनको 19वीं या 20वीं सदी में ही खोज निकाला। एक बहुत सीधी सी बात आप लीजिए, कबीर को काशी से निकाला जाए जी, ये मांग लेकर के सिकंदर लोदी के पास अनंतदास हमें बताते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करने वाले लोग अपनी अपनी आहत भावनाएं लेकर पहुंच गए। जब लग जुला काशी हुई, तब लग हमें ना माने कोई। ये बात इन्फ्लुएंसर लोगों के बारे में कही जाती है। कबीर की मृत्यु के बाद की जो किंवदंती है कि आधी देह फूलों में बदल गई और फिर आधी फूलों में बदल गई, आधे इन्होंने ले लिया, आधे उन्होंने, ये किंवदंती
दिखाती है कि कबीर अपने समय में कितने इन्फ्लुएंसर थे, उनके कितने फॉलोअर थे और उनका अपना समाज में कितना एक मौजूदगी थी। तो कबीर उपेक्षित नहीं थे। बिल्कुल। उनको हंसुए की आवाज़ आपने 20वीं सदी में बना दिया, हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी सिस्टम ने बना दिया। जब यूनिवर्सिटी सिस्टम कबीर को सो कॉल्ड हंसुए की आवाज़ बना रहा था, तब भी यूनिवर्सिटी के बाहर 20वीं सदी के हिंदुस्तान में भी कबीर को उत्तर भारत में लाखों लोग पढ़ रहे थे और गा रहे थे, उनके भजन भी गा रहे थे। वही मेरी किताब इन सब चीज़ों को एड्रेस करती है, इसलिए वो एक कह सकते हैं कि वो एक नई अप्रोच है। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और मैं हूँ आपका होस्ट FM सलीम। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की कहानी जिसने फैक्ट्रीज को रफ्तार दी, रेलगाड़ियों को जिंदगी दी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक नई ताकत बख्शी, स्टीम इंजन। दोस्तों, स्टीम इंजन एक ऐसी मशीन है जो पानी को गर्म करके उससे भाप यानी स्टीम में बदलती है। ये भाप प्रेशर पैदा करती है और इसी प्रेशर की मदद से मशीन के पार्ट्स चलने लगते हैं। इसी प्रिंसिपल ने रेलगाड़ियों, फैक्ट्रीज और जहाज़ों को चलाना मुमकिन बनाया। लेकिन इस इन्वेंशन की कहानी एक ही दिन में शुरू नहीं हुई। साल था 1712। इंग्लैंड के इंजीनियर थॉमस न्यूकोमन ने पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया। इसका इस्तेमाल खास तौर पर कोयले की खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए किया जाता था। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करता था। इसके बाद 1760 के दौर में जेम्स वॉट ने न्यूकोमन के इंजन का गहरा मुताला किया और उसमें कई अहम सुधार किए। उन्होंने सेपरेट कंडेंसर का आइडिया दिया, जिसकी वजह से स्टीम इंजन पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और ताकतवर बन गया। इसी इनोवेशन ने स्टीम इंजन को फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के लिए प्रैक्टिकल बना दिया। बाद में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन को रेलगाड़ियों के लिए और बेहतर बनाया। 1825 में उनकी लोकोमोटिव लोकोमोशन नंबर 1 ने दुनिया की पहली पब्लिक स्टीम रेलवे पर सफलता से दौड़ लगाई। इसीलिए जॉर्ज स्टीफनसन को अक्सर फादर ऑफ रेलवेज भी कहा जाता है। स्टीम इंजन की वजह से फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, सफर तेज और आसान हो गया, सामान दूर दूर तक कम वक्त में पहुंचने लगा और दुनिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में तरक्की का एक नया दौर देखा। आज भले ही डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने स्टीम इंजन की जगह ले ली हो, लेकिन मॉडर्न रेलवेज और इंडस्ट्रीज की बुनियाद उसी इन्वेंशन ने रखी थी। तो दोस्तों, स्टीम इंजन सिर्फ भाप से चलने वाली एक मशीन नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने इंसानी मेहनत को मशीन की कुव्वत में बदला, फसलों को करीब लाया और दुनिया को इंडस्ट्रियल एज में दाखिल कर दिया। मैं हूं आरजे मुबैद और आज के हिस्ट्री मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में हम फिर लेकर आएंगे एक और इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का
literature and culture show. दोस्तों, अदबनामा के इस एपिसोड में हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कबीर की प्रासंगिकता पर, कबीर की अहमियत पर। मैं अग्रवाल साहब फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। जब आप बात कर रहे थे कि अपने समय की, यानी कबीर का जो समय था वो अलग है और आज का जो समय वो अलग है, तो फिर हम प्रासंगिकता की जब बात करते हैं, आज के दौर में उनके रिलेवेंस की बात करते हैं, तो वो किस तरह से समझा पाएंगे? हम इसलिए बात करते हैं उनके रिलेवेंस की कि कबीर और उनके जैसे दूसरे भक्त, निर्गुण भक्त, देखिए फिलॉसफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है एपिस्टेमोलॉजी का। जी। ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं आप, ज्ञान प्राप्त करने के सही तरीके क्या हैं, ज्ञान का टच स्टोन क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या हैं। यहाँ कबीर तब भी रिलेवेंट थे, आज भी रिलेवेंट, क्योंकि वो ज्ञान का टच स्टोन बनाते हैं अनुभव को, एक्सपीरियंस को। अब जैसे आजकल तो ऐसी बातें कोई करे तो पिट जाएगा, पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूछूं क्या है इसमें? एक्सपीरियंस है कि मैं वहां मूर्ति में वो फील नहीं पाता, मेरा अनुभव नहीं बन पा रहा। वो हज काबे है गया केती बार कबीर, मेरी क्या खता है कि मुझसे नहीं बोलता। जी जी। तो हज और काबे जाने से आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, या कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। तो ये जो आलोचना, जिसको कबीर की सामाजिक आलोचना कहा जाता है, वो अनुभव पर आधारित है। तुम कत बामन हम कत सूद, जी। हम कत लहू तुम कत दूध, तुम्हारी रगों में क्या दूध बहता है जो तुम जन्म से ही ऊंचे हो? अगर ऊंचे हो तो कर्म से होगे, ज्ञान से होगे, जन्म से कैसे हो जाओगे? ये जो अनुभव सम्मत ज्ञान मीमांसा है, नामवर जी ने इसको बहुत अच्छा शब्द दिया है, अनुभव सम्मत विवेकवाद। कबीर की प्रासंगिकता आज के हिंदुस्तान में अनुभव सम्मत विवेकवाद के कारण। और ये एक ऐसी चीज है, मैं यहाँ गांधी जी को याद करना चाहूंगा। गांधी जी तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, पक्के आस्तिक थे, अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। साथ में ये भी कहते थे कि जैसी सांत्वना मुझे गीता से मिलती है, वैसी बाइबल से मिलती है, वैसी कुरान से मिलती है। सभी धर्मों के प्रति उनका एक सम्मान था, सभी धर्मों को वो ईश्वरीय वाणी मानते थे, लेकिन साफ कहते थे कि किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई भी ऐसी बात जो मेरे विवेक के अनुकूल नहीं है, मैं उसे नहीं मानूंगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि कहा कि आज कहना उस तरह का मुश्किल है और कबीर बहुत तीखे आलोचक थे अपने समाज में, तो क्या आपको लगता है कि हमने तरक्की की है या फिर हम पीछे जा रहे हैं? नहीं, आपका जो तो समाज है, देखिए, ये मैं नहीं मानता, मैं अतीत का इस तरह का ग्लोरिफिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेशक तरक्की की है। कबीर के जमाने में आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लड़के लड़कियां साथ पढ़ें। आज मैं अभी जिस लेक्चर से आ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर आप बात करें तो कबीर के ज़माने में टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, जो थी बड़ी प्रिमिटिव थी। और टेक्नोलॉजी सलीम साहब केवल ये नहीं कि ऊपर ऊपर, बल्कि हमारे मनों को गहरे में प्रभावित करती है, बदलती है। अच्छे अर्थों में भी बदलती है, बुरे अर्थों में भी बदलती है। कबीर आज वैसी गरीबी उतनी व्यापक नहीं है जितनी कबीर के ज़माने में रही होगी। आज जो नेचर का वो है, उसका हमने जिस तरह इस्तेमाल किया है या कई महीने में एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बदला है। महामारियाँ दूर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ईश्वर का प्रकोप मान लेते थे, आज हम जानते हैं कि वो बीमारियाँ हैं जिनका इलाज हो सकता है। तो ये मानना बहुत गलत होगा कि हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन इतिहास में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे कबीर का चाहे हमारा, इसको इस तरह से देखिए कि इतिहास एक तरह का संघर्ष है, मनुष्य की सहज इच्छाओं और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच का संघर्ष है। हम सबकी सहज इच्छा है, मैं ये मानता हूँ कि ये हम सबको एक तरह से हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, फेयरनेस। हम सब चाहते हैं कि भाई सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। उसके रूप बदलते रहते हैं, उसकी धारणाएं बदलती रहती हैं, लेकिन फेयरनेस एक सहज फीलिंग है। स्ट्रक्चर समाज का वैसा नहीं है, इसको धीरे धीरे बदलना, इसको हम इतिहास में धीरे धीरे बदलता देखते हैं।
नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में कट्टरता बढ़ रही है और फिर कबीर जैसे आलोचकों की आज जो है अगर वो होते तो मैं समझता हूँ जेलों में जगह। देखिए, कबीर के बारे में किंवदंती ये है कि उन्हें पहले हाथी के पांव से कुचलवाने की कोशिश की गई, फिर नदी में गंगा जी में फेंक दिया गया उन्हें हथकड़ी बड़ी बांध के, फिर उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, और ये सब सरकारी आदेश से हुआ। जी। आज कम से कम इतनी गनीमत है कि अगर ऐसा होगा भी, कोई ऐसा करेगा भी, तो सरकारी आदेश से नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, दुनिया की कोई सरकार, सूडान वगैरह में छोड़ दें अगर आप, तो दुनिया की कोई सरकार इतनी बेशर्म नहीं हो सकती इस तरह की सजाएं कानूनी तौर से दें। ये बहुत बड़ा फर्क है। पब्लिक ओपिनियन मायने रखता है। सऊदी अरेबिया जैसा देश दुनिया भर के पब्लिक ओपिनियन के दबाव में अपने आप को लिबरलाइज कर रहा है। तो इन चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए। कबीर जैसे लोगों को आज भी समस्या झेलनी पड़ती, यही तो मैंने आपसे कहा। जी जी बिल्कुल। कि एक संघर्ष है सहज बोध और सहज विवेक और कट्टरता के बीच में, सोशल स्ट्रक्चर्स के बीच में। वो कबीर के समय में एक रूप में था, आज एक रूप में। लेकिन कबीर से हम आज के संघर्ष में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी जो बात है जो कबीर की प्रासंगिकता से जुड़ती है, देखिए, कबीर केवल सामाजिक चेतना के कवि नहीं, कबीर प्राइमरीली प्रेम के कवि। उनकी जो सामाजिक चेतना है वो भी उनके प्रेम से ही पैदा होती है। वो समाज को सुधारना चाहते हैं इसलिए कविता कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि चूंकि वो प्रेम करते हैं, चाहे परमात्मा से चाहे किसी व्यक्ति से, तो आसपास की चीजों से जो चिढ़ पैदा होती है वो उनकी सामाजिक आलोचना में व्यक्त होती है। लेकिन प्रेम का जो पक्ष है कबीर का, वो उस ढंग से नहीं उभारा गया जिस ढंग से उभारा जाना ये तो चाहिए आलोचकों था। की गलती है ना, कबीर की गलती तो है नहीं। ये तो आलोचकों की गलती है। बिल्कुल 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 सही है। तो आज का जो आधुनिक जो या नया विद्यार्थी मैं कहूँगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा, तो वो अपने साथ अगर कबीर को आज ले जाना चाहे या अपने साथ रखना चाहे तो वो किस रूप में रख सकता है, उसको रखना चाहिए? जो बात चल रही थी, जी। पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भया उजास। जी। मेरे पिंजर में, मेरी देह में प्रेम का प्रकाश हुआ और मेरा अंतर्मन प्रकाशित हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी वाणी फूटी बास। और परिणाम स्वरूप मेरी वाणी जो है वो कस्तूरी की तरह सुगंधित हो गई। ये अरे कबीर। बहुत। पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी वाणी फूटी बास। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की कविता को आप एम्फेसाइज नहीं करते। आप केवल उन कविताओं को एम्फेसाइज करते हैं। अगर आज का कोई विद्यार्थी, और मैं थोड़े संतोष के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने मुझसे कबीर पढ़ा है, मैं स्पेशल पेपर कबीर पढ़ाता था, जी जी बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों ने मुझसे कबीर पढ़ा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि कबीर संबंधी उनकी समझ कुछ अलग प्रकार की है। कभी आपको अवसर मिले तो किसी ऐसे विद्यार्थी का आप इंटरव्यू करके देखिए, जरूर। जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको सब जानते हैं। कभी सौरभ द्विवेदी से बात करके देखिएगा, उन्होंने मुझसे कबीर पढ़ा है। आज का जो, चूंकि प्रासंगिकता की जब बात होती है, तो आज का जो डिजिटल दौर है, जो हालांकि हमारे पास बहुत सी आराम और आसाइश की चीज़ें हैं, लेकिन तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम पहले छोटी छोटी बातों में खुश हुआ करते थे, आज बड़ी जायदादें हैं, बंगले हैं, कारों में घूमते हैं, इसके बावजूद खुशी बहुत दूर है। ऐसे में कबीर हमको क्या सिखाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। कबीर के प्रसंग में एक बहुत मजेदार किंवदंती है सलीम साहब। कबीर बहुत प्रसिद्ध हो गए, प्रेस उनके आगे पीछे घूमने लगा, टीवी वाले उनके आगे पीछे घूमने लगे, तो बजाय खुश होने के कबीर ऊबने लगे, चटने लगे। क्योंकि उनको जो अकेलापन, जो एकांत, अकेलापन नहीं एकांत और अकेलेपन में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अकेलापन थोपा जाता है या आप डिप्रेशन में होते हैं, एकांत हुए जबकि मैं प्रसन्न हूँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे घंटे 2 घंटे चुपचाप अपने साथ बैठना है, ना आपसे बात करनी है, ना इनसे, और ना मोबाइल देखना है। कबीर को एकांत की जरूरत थी, वो एकांत मिल नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज टू पॉपुलर, लोग हमेशा घिरे रहते थे। तो कबीर ने किया क्या, एक बोतल में पानी भरा, काशी की एक सेक्स वर्कर को पकड़ा और उसके गले में हाथ डाल के काशी का एक चक्कर लगा दिया। तो जाहिर है सब लोग छिटक गए, दूर दूर रहने लगे, तो बहुत घटिया आदमी निकला भाई,
हम इसे भगत समझते थे, ये देखो कैसा निकला। फिर वो लेजेंड आगे चलती है कि कैसे वास्तविकता सामने आई और ये सब, मैं उसमें नहीं जा रहा। कबीर आपको याद दिलाते हैं कि अगर आप सचमुच इंसान बने रहना चाहते हैं तो 24 में से कम आधा पौना घंटा बिना डिप्रेशन के, सहज रूप से, बिना गुस्से के, सहज रूप से अपने साथ होने की कोशिश। ये सबसे ज्यादा आज का जो आदमी है वो अपने साथ नहीं रहता, भीड़ के साथ जिसकी रहता बात ज्यादातर। आप कर रहे हैं, बिल्कुल आराम और ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत झंझट है। यूट्यूब पर और खास करके ट्विटर और फेसबुक पर दुनिया भर का गंद रोज फैलता रहता है, जिसका असर हम पर पड़ता है, चाहे अनचाहे। ये जरूरी है, मैं अपने तमाम विद्यार्थियों से, तमाम दोस्तों से कहता हूँ और आपके माध्यम से एक बार फिर कह रहा हूँ, केवल, और मैं आपको बताता हूँ इतनी बड़ी तपस्या होगी। मेरा दावा है कि शुरू में आधा घंटा क्या जनाब, 3 मिनट आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। आपका हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल की ओर जाएगा। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। हम अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू शायरी के इब्तिदाई दौर के मशहूर शायर शाह मुबारक आबरू से। शाह मुबारक आबरू का जन्म तकरीबन 1685 में हुआ और उनका शुमार उर्दू जबान के उन अव्वलीन शुअरा में होता है जिन्होंने रेख्ता यानी इब्तिदाई उर्दू शायरी को फरोग दिया। दिल्ली की अदबी फिजा में परवान चढ़ने वाले आबरू ने अपने कलाम के जरिए उर्दू गजल को एक नई पहचान बख्शी। आबरू की शायरी में इश्क, हुस्न, नजाकत और दिल्ली की तहजीब का दिलकश रंग नजर आता है। उनका अंदाज़े बयान सादा होने के बावजूद पुरकशिश था। उन्होंने आम जिंदगी के एहसासात को बड़ी सलीके और खुलूस के साथ अपनी गजलों में समोया। आइए उनके चंद मशहूर आशार सुनते हैं। आज यारों को मुबारक हो कि सुबह ईद है, राग है, मैं है, चमन है, दिलरुबा है, दीद है। और एक और दिल नशीन शेर, आबरू क्या खाक गुलशन पर करेगा आशियां, बिजलियां जिस बाग में गिरती हों बार बार। शाह मुबारक आबरू का कलाम उर्दू शायरी के उस दौर की याद दिलाता है जब जबान अपनी तकमील के मराहिल तय कर रही थी। उनकी शायरी ने आने वाले शुअरा के लिए राह हमवार की और उर्दू अदब की खजानी को मालामाल किया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to
Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका होस्ट FM सलीम और आज हम अदबनामा में गुफ्तगू कर रहे हैं कबीर पर। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि आपने पश्चिमी साहित्य पर भी काफ़ी चिंतन किया है, उस पर भी काफ़ी लिखा है, पढ़ा है, आप बात भी करते रहते हैं। अगर कबीर को किसी मतलब पश्चिमी साहित्यकार की नज़र से देखा जाए या वो किस तरह से देखते हैं, आपने उनको भी पढ़ा है, कबीर पर जो विदेशी जो लेखक हैं या पश्चिमी लेखक हैं, वो किस नज़र से कबीर को देखते हैं? वो तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जी जी। क्योंकि कबीर पर सबसे पहले 18वीं सदी में एक इटालियन पादरी बिहार आए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप की ऑडियंस को कबीर से परिचित कराने का श्रेय होने जाता है। जी। डेला टुम्बा, उन्होंने कबीर के कुछ, वो कबीर के नहीं थे लेकिन जैसे उन्होंने कबीर की रचना समझा उसका अनुवाद किया जी। और कबीर के बारे में कुछ इटालियन में लिखा, जाहिर है कि चर्च की जानकारी के लिए, और इस तरह वो यूरोप में लोगों तक पहुंचा। आपके सवाल में जो दूसरा एक सवाल इम्प्लिसिट है कि यूरोप में कौन जी कबीर जैसा, तो 2012 में बॉन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में। मैंने एक पर्चा पढ़ा था, हु वाज यूरोपियन कबीर। वो सरकास्टिकली लिखा गया था क्योंकि जो अर्ली ब्रिटिश स्कॉलर्स थे वो कबीर को इंडियन लूथर कहते थे। कबीर को इंडियन लूथर कहने का कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्टेंट चर्च के स्थापक मार्टिन लूथर और कबीर के मिजाज में बहुत फर्क है, और सच ये है कि कबीर जैसा कोई व्यक्ति मेरी जानकारी में यूरोपीय लिटरेचर में नहीं है। इसलिए उस पर्चे में एक चैलेंजिंग टोन था कि हु वाज यूरोपियन कबीर। अब बहुत संक्षेप में जिन यूरोपियन स्कॉलर्स ने कबीर पर महत्वपूर्ण काम किया है, डेला टुम्बा ने तो एक तरह का इनिशियल काम किया, फिर 19वीं 20वीं सदी में इंडोलॉजिस्ट थे, खास करके कंपनी के और बाद में ब्रिटिश सरकार के जो अफसर थे, उन्होंने कबीर पर अपनी अपनी दिलचस्पी से काम किया। लेकिन जिनका काम मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ें, एक तो है क्रुक, उन्होंने कबीर पर सीधे सीधे काम नहीं किया लेकिन उत्तर भारत की सांस्कृतिक स्थिति पर बहुत कमाल का काम है उनका। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, क्योंकि उस समय नॉर्थ वेस्टर्न कहते थे क्योंकि राजधानी कलकत्ते में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वहाँ से शुरू अगर करें और उसके तुरंत बाद अगर 20वीं सदी में आए तो शार्लोट वादवेल फ्रेंच स्कॉलर थी, डेविड लॉरेंजन, लिंडा हेस, अभी जो यंग स्कॉलर्स काम कर रहे हैं उनमें मेरे एक विद्यार्थी हैं टाइलर विलियम्स। ये कुछ लोग हैं जो यूरोप में, यारोस्लाव जो लिंडा हेस के साथ मिलकर के कबीर ग्रंथावली की एक पुरानी पांडुलिपि, एक दादूपंथी पुरानी पांडुलिपि को एडिट कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस समय यूरोप में कबीर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भारतीय भाषाओं में, दूसरी भारतीय भाषाओं में आपको कबीर, भारतीय भाषाओं के साहित्य में कबीर जैसा कोई और नज़र आता है? नहीं, भारतीय भाषाओं की बात अलग है। देखिए, भारतीय भाषाओं में कबीर का बहुत प्रभाव है लोगों पर, कबीर पर खुद पर प्रभाव है। जो पंक्ति मैंने अभी कबीर के नाम से आपके सामने पढ़ी कि तुम कत बामन हम कत सूद, वो एग्जैक्टली जैसी की तैसी कबीर से 200 साल पहले के नामदेव में मिलती है। जी। और कबीर जिन 3 लोगों की नाम लेकर प्रशंसा करते हैं वो हैं नामदेव, जयदेव और त्रिलोचन। जी। कबीर की मिजाज की कविता नामदेव, उसके बाद तुकाराम, तेलुगु में वेमन्ना। तो भारतीय भाषाओं में तो ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि वो पूरा दौर एक उस तरह का है, बल्कि जैसे कि कहावत है, ट्रेडिशनल मान्यता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप नवखंड। तो सच तो ये है कि जिस भक्ति सेंसिबिलिटी से कबीर और बाद में चल के सगुण भक्ति तुलसीदास वगैरह, उसका श्री गणेश तो साउथ में हुआ था और रामानंद उसे लेके गए थे। बिल्कुल, वो सब अलग डिटेल्स की बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी साउथ, पूरे साउथ एशिया में, सिंध में, पंजाब में, जिसको आप कहिए कि एक तरह की कबीर सेंसिबिलिटी मोटे तौर पर कबीर के पहले भी है, कबीर के बाद में भी है, उसमें कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब। दोस्तों, आज हम अदबनामा में गुफ्तगू कर रहे थे हिंदी के बहुत ही इज़्ज़त माब नक़ाद पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब से। अगली बार हम एक और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ
किसी और मौजू पर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.